गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने हरिहर काका पाठ में देखा कि किस प्रकार हरिहर काका के भाई लोग उन्हें ठाकुर बाड़ी से ले आते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको भी उनकी जायदाद से लालच हो जाता है और वो लोग वही काम करते हैं जो ठाकुर बाड़ी के महंत जी लोग किए थे, अर्थात उन्हें मार पीट कर, दड़ा धमकाकर जमीन पर के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाना चाहते हैं और उनको डराते धमकाते हैं कि मैं तुम्हें अगर नहीं निशान लगाओगे तो तुम्हें यहीं मारकर जमीन में गाड़ दूंगा। तो बच्चों आगे पाठ में देखिए क्या होता है। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका जो है डर जाते, परंतु अज्ञात की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार में उन्हें मार देंगे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर समेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। हरिहर काका सोचते हैं कि ये लोग डरा धमका रहे हैं, लेकिन उनके कहने से मैं नहीं दूंगा। ये लोग हमें मार देंगे तो मैं मृत्यु से भी डरने वाला नहीं हूँ। मर जाऊंगा तो अच्छा है, एक ही दुख रहेगा कि मैं एक बार में कष्ट सह लूंगा, लेकिन जिंदगी भर जी कर इन लोगों का दुख नहीं सह सकता। जैसे गांव में समेसर की विधवा के साथ हुआ था कि उसकी जमीन जायदाद लोगों ने अपने नाम करवा ली और उसके बाद क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिए, खाने की मतलब उसकी बुरी हाल कर दिए, एकदम दुर्गत कर दिए, उसको खाने तक को पूछते नहीं थे। शुरू में तो खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में दो जून खाना देने से उसे अखरने लगा। मतलब शुरू में तो विधवा को अच्छे से खिलाते पिलाते, लेकिन बाद में दो टाइम खाना भी देना उनको खलने लगा। अंत में तो उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हैं। हरिहर काका को लगता है कि अगर समेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते रहते हैं। 2 जून खाना देना भी लोगों को अखरने लगा और हरिहर काका को लगता कि अगर समेसर की विधवा अपनी जमीन ना लिखी होती तो शायद उसका यह हाल ना देखा होता। उसे देखकर हरिहर काका ने समेसर की विधवा को देखकर सीख ली। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो जाते हैं और गरजते हुए कहते हैं कि मैं अकेला हूँ और तुम लोग इतने लोग हैं, लेकिन कुछ भी कर लो मैं अपनी जमीन तुम लोगों को नहीं लिखूंगा और तुम लोग भी ठाकुर बाड़ी के साधु महंत पुजारी से किसी माने में कम नहीं हूँ। ये गुस्से में बोलते हैं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना है तो तुम्हें है ही, हंस के लिखो या रो के। भाई लोग कहते हैं कि कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है, चाहे हंस के लिखो चाहे रो कर लिखो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर के से निकलकर बाहर गांव में भाग जाने चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। हरिहर काका के साथ उनके भाई भी की हाथापाई शुरू हो गई और अब वे उससे घर से निकलकर भाग जाना चाहते थे, परंतु जबरदस्ती वो लोग उनको पकड़ रखे थे। हरिहर काका उन लोगों से लड़ाई करने में अकेले होने के कारण असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह में तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। भाई लोग जब देखे वो चिल्ला रहे हैं तो उनको पटक कर मार पीट कर उनके मुंह में कपड़े डाल दिए। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई। गांव के लोग जुट गए, गांव के लोगों में उनकी आवाज पहुंची तो वहां लोग जुट गए और गांव के लोगों से जो महंत जी के पक्षधर थे उनके पास गई। गांव के लोगों के साथ साथ महंत जी तक ये बात पहुंच गई, लेकिन लोग घर वाले लोग गांव वाले से कहने लगे कि ये मेरा निजी मामला है, इसमें दूसरों से क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती जो दिखाई थी, जो हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी, वह पुलिस की जीप को लेकर के वहां हरिहर काका घर पहुंच गए। पुलिस आने के बाद निजी
मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से में उन्हें बरामद किया गया। जब पुलिस आई और तलाशी ली गई तो हरिहर काका की जो स्थिति में बरामद किया गया वो स्थिति उनकी उससे भी खराब थी जिस जैसा महंत जी लोगों ने किया था। बंधक मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, कोई भी दुर्गति उनकी बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से मार देते। जब उनको बंधन मुक्त किया गया, छोड़ा गया, रस्सी उस्सी मुंह में से कपड़े निकाले गए, रस्सी खोली गई, तो उन्होंने अपने दुख को बताया कि ये लोग हमको बहुत मार पीट रहे थे, जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले रहे थे और मेरा बहुत बुरा हाल इन्होंने कर दिया। और अगर आप लोग थोड़ी देर आने के बाद मतलब लेट किए होते, देर कर दिए होते तो शायद मुझे ये लोग जान से मार डालते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। हरिहर काका की पीठ, माथे, पांव पर कई जगह जख्म के निशान थे और वो इतने घबराए हुए थे कि वो बेहोश हो गए। उनके मुंह पे छींटे उटे के पानी दिए गए, उन्हें होश में लाया गया। तो और भाई और भतीजे जो थे, जो उनको मार पीट रहे थे, वो पुलिस को आते हुए देख करके ही भाग खड़े हुए। और बाकी जो रिश्ते के लोग थे जो उनकी मदद के लिए आए थे वो लोग भी भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को थी कि अगर हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। हरिहर काका के साथ जब ये घटना हुई तो हरिहर काका ने कहा, ये मांग की पुलिस से कि हमको सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए कहा। तो पुलिस के 4 जवान और राइफलधारी पुलिस उनको मिले, क्योंकि भाइयों और महंत दोनों को डर था कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे तो भाई लोग ये सोचे कि महंत उनको अपने पास उठा ले जाएगा और जमीन लिखवा लेगा, और महंत जी सोचे कि अगर हरिहर काका अकेले रहेंगे तो भाई लोग उठा ले जाएंगे। इसलिए सामने ना आकर पीछे पीछे नेपथ्य में रहकर, मतलब पर्दे के पीछे से, मतलब दिखे ना, छुप कर ही उन लोगों ने इसकी पैरवी की कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और हरिहर काका को पूरी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की और उसके लिए पैसे खर्च किए जिससे उनको सहायता मिले। यही उनकी सहायता का परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात किए। तो उन्हीं की पैरवी के कारण महंत और भाइयों की कि आज हरिहर काका की सुरक्षा में 4 जवान लगे हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात से के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। जहां तक लेखक कहते हैं, समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा में जरूर रह रहे थे, लेकिन वास्तविक सुरक्षा क्या है, ठाकुर बाड़ी और भाइयों से थी। और दोनों लोग ये चाह रहे थे कि तीसरा कोई गांव का व्यक्ति उनसे के पास ना आए, इसलिए चारों तरफ से सतर्क थे। और उन लोगों का प्रयास था कि किसी तरह
हम लोग अपने पूरे मधुर सद्भाव एवं मधुर व्यवहार से पुनः उनका ध्यान अपनी ओर हम लोग खींच लें, इसलिए वो लोग लगातार प्रयत्नशील थे। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम के एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते। गांव में एक नेताजी हैं, वो भी कोई नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, लेकिन 12 महीने मौज आते हैं, यानी जैसे नेताजी लोग रहते हैं अपना वैसे ही रहते हैं। और उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जब जाता है तो वो आ जाते हैं कुछ लोगों को, बड़े लोगों को, गांव के लोगों को ले करके उनके पास कि हरिहर अपनी ज़मीन दे दो, उस पर हम लोग हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खुलवा देंगे, जिससे तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और ज़मीन का भी उपयोग हो जाएगा और स्कूल खुलने से गांव का विकास भी हो जाएगा। लेकिन उन लोगों की बात हरिहर काका को समझ में, यानी हरिहर काका ने ठान लिया था कि अपनी ज़मीन वो किसी के नाम नहीं करेंगे, इसलिए उनके बात का कोई असर उन पर नहीं हुआ। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा है। उनकी घटना की तरह विचारणी और चर्चनी कोई दूसरी घटना नहीं। चारों तरफ क्या है, हरिहर काका ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों के अंगूठे के निशान ले लिए, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन? अब हरिहर काका चर्चा का विषय बने थे। गांव के लोग जहां भी एकत्रित होते इस विषय पर बात करते कि भाइयों ने भी निशान ले लिए हैं कागज पर, महंत जी ने भी, ठाकुर बाड़ी के महंत जी ने भी ले लिए हैं, देखो वो जमीन किसको देते हैं, किसके नाम होती है। और हरिहर ने तो ऐसे मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम किसी को अपने ज़मीन, जो भी निशान लिया है तो क्या है, मैं किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानता हूँ। अब देखो दोनों लोगों में से किसको मिलती है ज़मीन। मतलब इस तरह तरह की चर्चाएं, लोग अपने अपने मत व्यक्त कर रहे थे। अपना जगह जगह लोगों की मीटिंग बैठक होती थी और गांव के लोग चर्चा करते थे। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं हरिहर के भाइयों को मिलता तो अच्छा रहता। लोगों को कानून का कुछ पाठ आए या ना आए, लेकिन तरह तरह की बातें होती हैं। सब लोग अपने अपने व्यक्त करते हैं, मत व्यक्त करते हैं कि अपने कि ऐसा होता तो ठाकुर बाड़ी को दे देते तो ठीक रहता। कोई कहता भाई लोग को दे देते ठीक रहता, भाई से भाई अपना खून है, भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तरह तरह की चर्चा का विषय छिड़ता रहता है। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च लाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता। ठाकुर बाड़ी के संत और उनके भाई लोग हरिहर काका के विषय में क्या बातें करते, क्या कहते,
वो जरा भी किसी के कान में भनक पड़ती तो उसमें नमक मिर्च लगाकर लोग एक दूसरे तक उसको पहुंचा देते। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। अब ये जो चर्चा होती है, एक तरफ से खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई यह अफसोस कर रहे हैं कि उस दिन मार दिया हो गया होता तो अच्छा रहता, की बात आगे ही न बढ़ती, यहीं खत्म हो जाती। फिर दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए साधु संतों और काका के भाइयों के बीच लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने के लिए प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी में मतलब किसकी सुपुर्द की जाए उनकी लाश को, और कौन उनका अंतिम संस्कार करेगा उनके मरने के बाद, इसकी भी लड़ाई होगी। और एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले कि इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं, पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। ये सब तरह की खबरें आती हैं कि अब एक खबर ये भी आती है किसी डाकू से संपर्क कर लिया है, वो डाकू आएगा, जमीन का कुछ हिस्सा लेगा 5 बीघा और उन लोगों को जमीन उनके भाइयों को दिलवा देगा। ये सब तरह तरह की चर्चाएं गांव के लोगों में हो रही हैं। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। ये भी एक खबर आती है कि हरिहर की मृत्यु के बाद साधु और नागा सभी देशों से आएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं, एक ना एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। ये सब तरह की खबरों से गांव आच्छादित है, चारों तरफ से ढका हुआ है। तरह तरह की चर्चाएं सब में हो रही हैं। दिन प्रतिदिन लोगों के मन में आतंक का माहौल गहराता जा रहा है, क्योंकि यह मृत्यु तो सबकी निश्चित है, उसी प्रकार हरिहर काका की भी मृत्यु निश्चित है। और लोग कह रहे हैं कि वह जब उनकी मृत्यु होगी तो एक बड़ी यह लड़ाई उस समय गांव में होगी और इस लड़ाई की चपेट में पूरा गांव आएगा। इसलिए लोगों के अंदर भय भी था और उस समय का इंतजार, प्रतीक्षा भी थी। जो समय आने वाला है उसको मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए उसको झुठलाया नहीं जा सकता कि तब क्या होगा। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहे तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं। अब हरिहर काका अपने दुख के दिन, जीवन के शेष दिन किसी तरह काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है और वो उनको बनाता खिलाता है और उनके हिस्से की जमीन की जितनी फसल होती है अगर वह चाहे तो उससे मौज मस्ती कर लें, लेकिन उनमें अब कोई उत्साह नहीं जीवन का है। वह गूंगेपन का शिकार हो गए हैं और लोग उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, लेकिन वे किसी का जवाब नहीं देते। एकदम वो शांत हो गए हैं, बस एक टक आकाश को निहारते रहते हैं। उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं रह गया।
पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर भी खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करें विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून का भोग लगा रहे हैं। तो पुलिस जो है जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। और इसी कहानी में कहा गया जिसका धन वह रहे उपास, यानी उनके पास धन दौलत होते हुए भी वो दुखी हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और खाने वाले करे विशाल विलास, जो लोग भोग कर रहे हैं वो आराम से सुख से हैं। और जो नहीं अब तक जो नहीं खाया था वो भी आराम से दोनों टाइम का, दोनों जून की भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो बच्चों, आपने पाठ में देखा कि किस प्रकार हरिहर काका के अपनों ने ही उनकी जमीन जायदाद के चक्कर में उनकी दुर्दशा की। तो प्रस्तुत कहानी आज के सामाजिक जीवन पर आधारित है, समाज में जो हो रहे हैं उसी पर। तो बच्चों, आज ये क्लास समाप्त हो गया है। पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको LFS गीडा ऑनलाइन पर दूंगी। धन्यवाद।